आज हम लास्ट क्लास से आगे कंटिन्यू करेंगे। पिछली क्लास में हमने क्या स्टडी किया था कि व्हाट आर ऑक्यूपेशनल हेल्थ, ऑक्यूपेशनल हेल्थ क्या है, ठीक है ना, और उसके हैजार्ड्स और कुछ लिस्ट बनाई थी हमने डिजीज़ की, है ना। आज हम उन डिजीज़ को स्टडी करेंगे कि वो डिजीज़ होती क्या है, क्या उनके साइन सिम्टम होते हैं। उनमें से कोई भी एक या दो डिजीज़ आपके एग्ज़ाम में शॉर्ट नोट के रूप में आ सकती है, ठीक है ना। कुछ इंपॉर्टेंट जो डिजीज़ हैं उनको हम डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहले आती है जो मोस्ट कॉमन है न्यूमोकोनियोसिस, ठीक है ना, न्यूमोकोनियोसिस। इसके ऊपर शॉर्ट नोट आ सकता है। न्यूमोकोनियोसिस क्या है? इट इज़ डिफाइंड एज द डिजीज ऑफ लंग caused by inhalation of dust and characterized by inflammation, coughing and fibrosis, ठीक है। ठीक है, न्यूमोकोनियोसिस क्या है कि एक ऐसी बीमारी है जो लंग्स की है और उसका बेसिक कारण होता है डस्ट पार्टिकल, ठीक है ना। तो डस्ट कब उड़ती है? जब आप पोल्यूटेड एरिया में रहते हैं। तो इसका मतलब जो एरिया पोल्यूशन वाला है, एयर पोल्यूशन वाला, उसमें ये डिसऑर्डर देखा जाता है। इसमें होता क्या है कि लंग टिश्यू का इन्फ्लेमेशन होता है, कफिंग हो सकती है, खांसी आ सकती है, और लंबे समय तक ये कंडीशन बनी रहे तो लंग्स का फाइब्रोसिस भी हो सकता है, ठीक है ना। तो फाइब्रोसिस का मतलब होता है कि जो लंग टिश्यू वैसे सॉफ्ट होता है हमारा, है ना, बट उसके अंदर अगर जो फाइबर प्रोटीन है वो जमने लग जाए तो वो हार्ड हो जाएगा और सांस प्रॉपर नहीं आएगा, फेलोर नहीं हो पाएगा। तो उस कंडीशन को फाइब्रोसिस कहते हैं। एक प्रकार से आप ये समझ सकते हो मोटे मोटे तौर पर कि किसी सॉफ्ट टिश्यू में यदि गांठ टाइप बनने लग जाए हार्ड, तो वो एक प्रकार का फाइब्रोसिस है ना। तो फाइब्रोसिस हमारा लंग्स में भी हो सकता है। तो आप और हम लोग उस रिस्क के ऊपर बैठे हुए हैं ना, क्योंकि यहाँ से ज़्यादा पोल्यूशन तो और कहीं नहीं है। कम से कम 5 महीने सीवियर पोल्यूशन हम लोगों ने झेला है ना, तो रिस्क है काफ़ी, है ना, न्यूमोकोनियोसिस की। अच्छा, अब न्यूमोकोनियोसिस की जो सीवियरिटी है कि कितना गंभीर वो हो सकता है, वो डिपेंड करेगा उस डस्ट पार्टिकल की कंपोजिशन पर, कि वो जो डस्ट हम ले रहे हैं वो किस टाइप का बना हुआ है, और उसकी केमिकल कंपोजिशन के अलावा फाइननेस, कितना वो फाइन है। मोटा है तो अलग टाइप की प्रॉब्लम होगी, छोटा है तो ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि वो ज़्यादा डीप चला जाएगा लंग्स में, है ना। और पीरियड ऑफ एक्सपोजर, कि कितने लंबे समय तक हम उस कंडीशन में रहे, इन सब पे डिपेंड करेगा कि वो कितना सीवियर हो सकता है, कितना घातक हो सकता है। कारण हमने अभी स्टडी कर ही लिए कि किसी भी वर्क प्लेस पे, अब जैसे इतना पोल्यूटेड हो तो वर्क प्लेस की तो ज़रूरत ही नहीं है, चाहे कहीं भी हो, हम एज ए फैक्ट्री में ही काम कर रहे होते हैं ना। तो वैसे बेसिकली अब न्यूमोकोनियोसिस के कारण में ये लिखते हैं कि ऐसा वर्क प्लेस, ऐसी इंडस्ट्री जिसमें ज़्यादातर धूल उड़ती रहती हो, तो वो न्यूमोकोनियोसिस का कारण बनता है, ठीक है। एक्सपोजर टू एस्बेस्टोस, सिलिका एंड कोल डस्ट आर मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ न्यूमोकोनियोसिस, ठीक है ना। तो कोयले की फैक्ट्री, कोयले का जो भी खदान वगैरह है वहाँ पर, जहाँ पर सिलिका उड़ती है, रेत, मिट्टी, सीमेंट फैक्ट्री, इनका और एस्बेस्टोस, इनके कारण सबसे ज़्यादा न्यूमोकोनियोसिस देखा जाता है। अच्छा, न्यूमोकोनियोसिस के जो टाइप्स हैं वो काफ़ी हैं, ठीक है ना। डिपेंड ऑन कि वो डस्ट पार्टिकल की कंपोजिशन कैसी है, उसके बेस पे बहुत सारे इसके टाइप्स होते हैं। जैसे सिलिकोसिस, ये भी एक न्यूमोकोनियोसिस का टाइप है? इसको न्यूमोकोनियोसिस की डेफिनेशन को, न्यूमोकोनियोसिस को हम कहेंगे कि इट इज़ ए लंग डिजीज कॉज्ड बाय डस्ट, ठीक है ना। ये सिंपल एक लाइन की डेफिनेशन है। उसके बाद में टाइप्स डिपेंड करता है कि जो डस्ट पार्टिकल है वो किस चीज़ का बना हुआ है। अगर वो सिलिका का है तो उस डिसऑर्डर को सिलिकोसिस कह देंगे। यदि वो एंथ्रेक्स का है तो एंथ्रेकोसिस कह देंगे, बाइसिनोसिस कह देंगे,
बागासोसिस कह देंगे, एस्बेस्टोसिस कह देंगे और फार्मर्स लंग कह देंगे। कब कब कह देंगे, इनको हम अलग अलग डिसऑर्डर को डिस्कस करेंगे। जैसे सिलिकोसिस क्या है, ठीक है ना। अगर सिलिकोसिस का अलग से आ जाए तो भी हम बता सकते हैं कि सिलिकोसिस इज ए टाइप ऑफ न्यूमोकोनियोसिस, ठीक है तो न्यूमोकोनियोसिस का ये टाइप जिसके अंदर जो इनहेलेशन होता है वो किसका होता है, सिलिका डस्ट का होता है, ठीक है ना। इट इज मार्क्ड बाय इन्फ्लामेशन एंड स्कारिंग ऑफ द लंग्स एंड नोड्यूल फॉर्मेशन इन द लंग्स, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, लंग्स के अंदर सबसे ज़्यादा फाइब्रोसिस इसी में होता है, गांठ बन जाती है, नोड्यूल्स बन जाते हैं लंग्स में और सांस लेने में काफ़ी डिफ़िकल्टी आती है, ठीक है। सीवियरिटी के आधार पर ये जो एक जल दो, ये वाली एक जल दो, हाँ ये जला दो ना, पीछे वाली का तो ज़्यादा लाइट पड़ेगी इस। तो ये सीवियरिटी के आधार पर एक्यूट हो सकती है, क्रोनिक हो सकती है और एक्सेलरेटेड हो सकती है। एक्यूट कौन सी होगी, जो थोड़े समय के लिए और एकदम से और फिर ठीक हो जाए। तो एक्यूट के जो सिम्टम होंगे वो फ्यू वीक्स से शुरू होकर 2 साल तक रह सकते हैं। अगर इतना लंबा पीरियड है 2 साल तक का, तो उस डिजीज़ को हम एक्यूट सिलिकोसिस कहेंगे। और यदि ये प्रॉब्लम बाद लंबे समय तक चलती है, ठीक है ना, और धीरे धीरे डेवलप होती है तो क्रोनिक हो जाएगी। इसमें कितना भी समय लग सकता है, डिकेड्स में लग सकता है, ठीक है ना। कई बार क्या है, पर्सन टू पर्सन भी डिपेंड करता है क्या प्रिकॉशन उसने ली है। कईयों को तो कुछ हफ्तों से लेकर साल 2 साल के अंदर ही वो हालत ख़राब हो जाएगी, तो वो एक्यूट सिलिकोसिस हो जाएगा। और कई लोग 10-20 साल तक भी काम करते रहेंगे तो भी उनका नहीं होगा, पर बाद में वो डेवलप हो जाएगा। तो उस डिजीज़ को हम क्रोनिक न्यूमोकोनियोसिस कहें, ठीक है ना। इसके अलावा एक्सेलरेटेड एक न्यूमोकोनियोसिस रहेगा, जिसमें जो साइन सिम्टम है वो 5-10 साल के बाद आते हैं, बट फिर एकदम तेज़ी से बढ़ते हैं, ठीक है। तो वो कौन सा होगा, एक्सेलरेटेड न्यूमोकोनियोसिस होगा। अच्छा, अब आता है ये सिलिकोसिस, है ना। अब जो सिलिकोसिस है इसका ट्रीटमेंट क्या है। नॉर्मली कोई ट्रीटमेंट नहीं है, ठीक है। केवल जो कहते हैं ना कि बचावी उपचार है, बचावी उपचार है, प्रिवेंशन ही आपको, प्रिवेंटिव मेजर्स जो हैं वही अप्लाई किए जा सकते हैं। एक बार हो गया तो फिर प्रॉब्लम, ठीक है ना। तो जैसे ही आपको ऐसी एरिया में काम करने का मौका मिले, काम करना पड़े, तो प्रिकॉशंस लेनी है। अभी क्या प्रिकॉशंस लेनी है वो हम इन सारी डिजीज के लास्ट में स्टडी करेंगे। अभी हम डिजीज के बारे में जानने, डिजीज के बारे में जब भी हमें लिखना होता है तो उसका कारण और उसके लक्षण क्या हो सकते हैं वो बेसिकली हमें बताना होता है ना। ट्रीटमेंट यदि है तो वो बता देंगे, नहीं है तो क्या बताएंगे। दूसरा न्यूमोकोनियोसिस है एंथ्रेकोसिस, ठीक है ना। और इस एंथ्रेकोसिस को हम ब्लैक लंग भी कहते हैं। तो ब्लैक लंग के रूप में भी पूछ सकते हैं एग्जाम में, और एंथ्रेकोसिस के रूप में भी पूछ सकते हैं। ये क्या होता है, एंथ्रेकोसिस डिफाइंड एज इन द बायोलिन एज एसिम्प्टोमेटिक। सिम्टम इसमें इनिशियली नहीं होते हैं। माइल्डर टाइप ऑफ न्यूमोकोनियोसिस, माइल्ड यानी हल्के, सीवियरिटी जो है इसकी हल्की है, ज़्यादा गंभीर इसमें लक्षण नहीं होते हैं। कब होगा, जब कार्बन लंग्स के अंदर जमना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। और कार्बन कब जमेगा, जब कोल डस्ट या कोयले का धुआं या बाइक्स का धुआं, कारों का धुआं वो ज़्यादा अपने अंदर जाएगा तो ये प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है ना। स्मोक या कोल डस्ट है, ये गलत लिखा हुआ है एक्चुअली, है ना। ये होगा बायोलॉजी, है ना, कि बायोलॉजी या साइंटिफिक रूप में इसको हम क्या कहते हैं, ठीक है ना। तो इसको जो एंथ्रेकोसिस है इसको हम ब्लैक लंग भी कहते हैं, और है ये एसिम्प्टोमेटिक, है ना। तो बायोलिन ये गलत लिखा हुआ है, हाँ, बायोलॉजी या साइंटिफिक के रूप में इसको हम एंथ्रेकोसिस बोलते हैं। वैसे ये ब्लैक लंग है, तो कॉमन जो इसका नाम है वो ब्लैक लंग ही है, और साइंटिफिकली इसको हम एंथ्रेकोसिस बोलेंगे, है ना। अच्छा, इसमें ब्लैक लंग क्यों कहते हैं, क्योंकि जो धुआं और कोल डस्ट जो लंग्स में जमी है, बाद में इसको चेक करते हैं, स्टडी करते हैं, तो वो जो लंग्स है उसका कलर ब्लैक, पूरा ब्लैक हो जाता है, इसलिए हम इसको ब्लैक लंग कहें। कॉमन साइन सिम्टम क्या है, ट्रबल ब्रीदिंग, यानी रेस्पिरेशन में उसको दिक्कत आती है पेशेंट को। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, जो डीप सांस वो नहीं ले पाता, छोटी छोटी ज़्यादा सांस लेता है।
फीलिंग लाइक यू आर गेटिंग नॉट गेटिंग इनफ एयर, और पेशेंट ये फील कहता है कि मेरे को है ना सांस आराम से आ नहीं रहा है ना। और डिक्रीज इन एबिलिटी टू एक्सरसाइज, वो व्यक्ति एक्सरसाइज नहीं कर पाता है, थोड़ी सी एक्सरसाइज करते ही हाँफने लग जाता है, ठीक है। और कफ दैट वोंट गो अवे, ऐसी खांसी जो किसी भी तरीके से ठीक नहीं हो रही है, ठीक है ना, दवाइयाँ उसने पूरी 10 डॉक्टर को दिखा दिया, ठीक ही नहीं हो रही है, तो उसको एंथ्रेकोसिस हो सकता है। अगेन ट्रीटमेंट इसका भी नहीं है, प्रिवेंशन ही कर सकते हैं, और प्रिवेंटिव मेजर के लिए हम डिस्कस बाद में करेंगे, ठीक है ना। तो ये एक ब्लैक लंग का इंफॉर्मेशन हो गई। एक डिसऑर्डर होता है बाइसिनोसिस, ठीक है ना। तो बाइसिनोसिस भी न्यूमोकोनियोसिस का एक टाइप है। ये वैसे रेयर है, नॉर्मली केसेस में देखी नहीं जाती है। कॉज्ड बाय इनहेलिंग ऑफ हेम, फ्लेक्स और कॉटन पार्टिकल्स, ठीक है ना। जो ये कॉटन फैक्ट्रीज होती हैं उनके अंदर, और हेम्प मतलब छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं कोई फाइबर के, जहाँ पर काम चल रहा होता है कपड़ों का और इनका, तो वो इनहेलेशन करने से बाइसिनोसिस हो सकता है, ठीक है ना। तो बाइसिनोसिस एक ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर है, मेनली जो कॉटन प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है उनकी, ठीक है ना। उनके अलावा ये देखने को नहीं मिलता है। इसमें होगा क्या कि जो साइन सिम्टम आएंगे वो इस प्रकार के होंगे कि पेशेंट हैव डिफ़िकल्टी इन रेस्पिरेशन एंड कफिंग प्रॉब्लम, ठीक है, और फीलिंग ऑफ चेस्ट टाइटनेस, ठीक है ना। चेस्ट उसको टाइट लगेगी, बहुत जोर आएगा उसको सांस लेने में। इसके अलावा सम डेवलप मंडे फीवर, ठीक है ना। ये एक स्पेशल इसमें देखा जाता है कि मंडे फीवर होता है ना। व्हेन दे आर एक्सपोज टू डस्ट एज दे रिटर्न टू द वर्क आफ्टर ए ब्रेक, ठीक है। एक ब्रेक के बाद, यानी जैसे संडे को छुट्टी मिली, जब वो ड्यूटी पर आएंगे तब उनको फीवर होता है, ठीक है ना। तो ज़्यादातर इस केस में ये देखा जाता है, अदरवाइज वो नहीं होता है। अब कंटिन्यू काम कर रहे हैं तो बॉडी अडेप्ट कर लेती है, बस रेस्ट मिला उसके बाद जब वो काम करने आएंगे तब उनको एकदम ज़्यादा तकलीफ होगी, ठीक है ना। तो मंडे फीवर इनको देखा जाता है। द सिम्टम्स अप्रूव ओवर ए कोर्स ऑफ वीक, एक हफ्ते के अंदर जब वो काम करता रहेगा तो सिम्टम कम हो जाएंगे, बट जैसे ही छुट्टी मिली अगले दिन जब मंडे को काम करने आएगा तो फिर उसको प्रॉब्लम आएगी। चाहे एक छुट्टी मिले चाहे 2 छुट्टी मिले, जब भी छुट्टी के बाद वो काम पर आएगा तो फर्स्ट डे उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। तो इसलिए इस डिसऑर्डर में हम कहते हैं कि उसको मंडे फीवर होगा, है ना। तो जिस दिन काम पे लौटा उसी दिन उसको प्रॉब्लम, और बाद में अडेप्ट हो जाता है ना। तो इसका मतलब उसको बाइसिनोसिस हो गया अगर ऐसा कोई पेशेंट है। अगेन ये वैसे थोड़े दिनों तक उसको एक्सपोजर कम कर दे तो वो ठीक हो जाता है, ठीक है ना। तो ज़्यादा वैसे सीवियर नहीं है। इसका भी अगेन कोई ट्रीटमेंट नहीं है, बट एक्सपोजर को कम कर दो तो वो ठीक होता है। या तो वो कोई ऑक्यूपेशन चेंज कर ले या छुट्टियाँ ले ले तो उसको रिलीफ मिल जाए, ठीक है। अगेन प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, इसका प्रिवेंशन वो कर सकता है, बहुत ईजी है। उसके लिए सारे हम जो तरीके हैं वो डिस्कस करेंगे लास्ट में। नेक्स्ट आता है बागासोसिस, ठीक है। बागासोसिस क्या है? बागासोसिस इज ऑल्सो ए रेस्पिरेटरी कंडीशन कॉज्ड बाय दिस इज ए हाइपर सेंसिटिविटी ऑफ न्यूमोनाइटिस, ठीक है ना। एक हाइपर सेंसिटिविटी है किसकी? इसके अंदर जो आपका गन्ने का जो फाइबर्स होते हैं, छिलके होते हैं, उसकी हाइपर सेंसिटिविटी होती है, ठीक है ना। उसके कारण बागासोसिस होता है। तो ये भी खेतों में काम करने वाले, जो गुड़ बनाने वाले, ठीक है ना, गन्ने का जूस निकालने वाले जो वर्कर्स हैं, उनमें ये केसेस देखा जाता है, ठीक है। और नॉर्मली एक स्टडी जो रिसर्च की गई उसमें ये पता लगा कि जो बागा श्रेडिंग वर्कर्स हैं, बागा श्रेडिंग वर्कर कौन से होंगे? ये जो जूस वगैरह निकालते हैं, जो गन्ने का उसके खेतों में काम करते हैं, गुड़ बनाते हैं, तो उनमें लगभग 15 महीने तक अगर कंटिन्यू वो इस एरिया में काम करते हैं तो ये डेवलप हो सकता है, ये एक स्टडी ने बताया है, ठीक है ना। अच्छा, इस डिसऑर्डर में अगेन ट्रीटमेंट नहीं है, कोई भी मेडिसिन ऐसी नहीं है कि जो इसमें रिलीफ कर दे तुरंत। तो अगेन क्या है कि अगर वो हाइपर सेंसिटिविटी है तो एक्सपोजर ही हमें हटाना पड़ेगा, यानी वो काम अगेन उसको छोड़ना पड़ेगा, तो उसका ट्रीटमेंट हो सकता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बागासोसिस। नेक्स्ट आता है एस्बेस्टोसिस, ठीक है ना। एस्बेस्टोस क्या है कि एस्बेस्टोस एक केमिकल है, ठीक है ना। उसके पार्टिकल्स यदि इनहेल कर लिए जाएं तो एस्बेस्टोसिस हो जाएगा।
ठीक है। इसमें क्या होगा कि एक तो फाइब्रोसिस हो जाता है, सीवियर फाइब्रोसिस होता है, लंग्स में गांठें बन जाती हैं, एंड हाई रिस्क ऑफ मेसोथेलियोमा। मेसोथेलियोमा क्या है? लंग का एक कैंसर है, उसका कारण भी ये बनता है, ठीक है ना। तो पहले नोड्यूल्स बनेंगे और बाद में उसका कैंसर भी डेवलप हो सकता है। क्यों होता है? द इफेक्ट इज लॉन्ग टर्म एक्सपोजर टू एस्बेस्टोस, टिपिकली दे डोंट शो अप अंटिल 10 to 40 ईयर एज ऑफ इनिशियल एक्सपोजर। नॉर्मली जब वो इन फैक्ट्रीज में काम करते हैं तो 10 से लेके 40 साल तक इसका एक पीरियड माना जाता है कि या तो 10 साल में भी हो जाएगा या कुछ लोगों को 40 साल तक भी कोई सिम्टम नहीं होते हैं, बट हो जाएंगे तो फिर कुछ लक्षण पैदा होंगे, जैसे शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, ड्राई कफ लगातार जो चलेगी, लॉस ऑफ एपिटाइट एंड वेट लॉस, फिंगर टिप एंड टोज बिकम वाइडर, ठीक है ना। इनके जो ये हाथों के और जो पैरों की जो अंगुलियां हैं वो आगे से मोटी हो जाती हैं, ठीक है ना, है मोटी, जो नेल्स होते हैं वो मोटे हो जाते हैं। उस केस को हम क्या कहते हैं? क्लबिंग कहते हैं। हाँ, डायरेक्ट ये लिख सकते हैं, बिल्कुल, इसीलिए ब्रैकेट में लिखा हुआ है ना। तो एक लाइन में, एक शब्द में भी आप लिख सकते हो कि एक साइन सिम्टम है कि क्लबिंग नेल्स, बट एक्सप्लेन करने के लिए उसको बता सकते हैं कि वो क्लबिंग नेल है क्या, कि जिसमें ये वाइड हो जाएंगे, उस केस को हम क्लबिंग नेल कहते हैं, है ना। इसके अलावा चेस्ट टाइटनेस या इवन पेन भी हो सकता है सांस लेते समय। इसका क्या होगा? ट्रीटमेंट क्या है कि वैसे कोई ट्रीटमेंट नहीं है, बट रिड्यूसिंग द एक्सपोजर, उसको वो जो फैक्ट्री है उसमें काम करना वो बंद कर दे या कम कर दे तो ही उसको रिलीफ मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा, ठीक है ना। एक डिसऑर्डर आता है फार्मर्स लंग, ठीक है ना, नॉर्मल शब्दों में इसको फार्मर्स लंग कहते हैं। ये भी एक बार की हाइपर सेंसिटिविटी है, ठीक है ना। हाइपर सेंसिटिविटी जो थ्रेशर वगैरह का काम करते हैं, जब जो अनाज निकालते हैं खेतों में, उस समय ये केसेस ज़्यादा देखे जाते हैं, क्योंकि छोटे छोटे फाइन पार्टिकल्स उड़ते हैं गेहूं के या जो भी बाजरा के जो भी निकालते हैं, अपन बीज निकालते हैं, तो उससे जो थ्रेशिंग होती है उसके जो छोटे छोटे टुकड़े हैं वो लंग्स में चले जाते हैं। और ये ज़्यादातर किसानों में देखी जाती है, क्योंकि जब वो फसल निकालते हैं दाने, तो इसलिए इसको हम फार्मर्स लंग भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसमें बायोलॉजिकल डस्ट, जो हे डस्ट है वो चली जाती है। हे डस्ट क्या कहलाती है कि जो भी छिलके होते हैं ना बीजों के, उसके ऊपर वाले छोटे छोटे पार्टिकल्स वो जब चले जाते हैं और उनके साथ कुछ मोल्ड या स्पोर्स भी चले जाते हैं, तो ये डिसऑर्डर होता है। फार्मर्स लंग कैन बी कंट्रोल्ड बट कैन नॉट बी क्योर्ड। अगेन जितने भी न्यूमोकॉन्यूसिस हैं उन सब में यही है कि ट्रीटमेंट किसी का ही नहीं है, बट कंट्रोल किया जा सकता है प्रिवेंटिव मेजर्स के द्वारा, है ना, रोक सकते हैं। इन एक्यूट केसेस सिम्टम कैन बी ट्रीटेड विद बेड रेस्ट एंड ऑक्सीजन थेरेपी। यदि एक्यूट केस हो गया है कि जैसे अभी काम चल ही रहा है वहाँ पर और एकदम से वो सांस नहीं आ रहा, उसको प्रॉब्लम हो गई, तो तुरंत उसको रेस्ट दिलाएंगे तो उसको, और उस एरिया से उसको हटा देंगे तो उसको रेस्ट मिल जाएगा, आराम आ जाएगा। ऑक्सीजन थेरेपी की जरूरत पड़ सकती है कभी कभी। मेडिकेशन कैन बी यूज टू कंट्रोल द सिम्टम इन क्रोनिक केस। बट यदि क्रोनिक केस है, ठीक है ना, लंबे समय तक, यानी उसका जो फार्म का काम कंप्लीट हो गया और बाद में भी उसको प्रॉब्लम हो रही है, तो कुछ हम उसको मेडिसिन दे देंगे रेस्पिरेटरी जो प्रॉब्लम को, जैसे सिम्टम्स कम करने के लिए थियोफाइलिन या टेरिफाइलिन जो टैबलेट्स देते हैं, तो उससे उसको थोड़ा राहत मिलेगी, ठीक है। हाउएवर दिस कैन बी डेंजरस बिकॉज डैमेज टू द लंग मे कंटिन्यू विदाउट विक्टिम्स अवेयरनेस, ठीक है ना। परंतु ये काफ़ी डेंजरस हो सकता है, क्योंकि क्लाइंट को इतना वो फील नहीं होता है, वो सोच रहा है काम चल जाएगा, और वो लगातार यदि एक्सपोजर होता रहे साल दर साल, तो ये सीवियर भी हो सकता है, डेंजरस हो सकता है। उसके बाद आता है लेड पॉइजनिंग, ठीक है ना। तो लेड जो है वो बहुत ही टॉक्सिक मेटल है, ठीक है ना, पारा जिसको हम कहते हैं। ये जो लेड है ये स्ट्रॉन्ग पॉइजन है, और ज़्यादातर ये कहाँ पर देखा जाता है? जो ये डाइज वगैरह की जो फैक्ट्री होती है ना, उनमें, पेंट वगैरह की जो फैक्ट्री है उनमें भी ये होता है। इसके अलावा जो लेड है वो सीरियस होगा और फेटल होगा, क्योंकि टॉक्सिक है, यानी पॉइजन का काम करता है ह्यूमन बीइंग के लिए।
लेड इज फाउंड इन लेड बेस्ड पेंट्स, दीवारों में जो और ये जो दीवारों का नहीं, ये जो दरवाज़ों पे जो अपन पेंट करते हैं, है ना, वो वाला जो पेंट होता है उसमें लेड अक्सर होता है। टॉयज़, टॉयज़ के अंदर होता है। जो बाहरी दीवारें हैं जिनमें जो पेंट होता है उसके अंदर हो सकता है। आर्ट सप्लाईज, जो ये पेंटिंग्स वगैरह होती हैं उनमें होता है। गैसोलीन प्रोडक्ट्स, ठीक है ना, गैसोलीन प्रोडक्ट्स कौन से होते हैं, पेट्रोलियम वगैरह, है ना, उनमें भी ये हो सकता है। हाँ, बिल्डअप का मतलब कि जैसे एकदम से नहीं होता है, जैसे अपन बच्चे भी खेल लेते हैं, टॉयज मुंह में डाल लेते हैं, या पेंट वगैरह जो ये वर्कर्स होते हैं सालों साल करते रहते हैं। अब ये लेड क्या है कि धीरे धीरे अंदर जाता है, ठीक है ना, और निकलता नहीं है बॉडी से, ठीक है ना, यूरिन या टॉयलेट उसके थ्रू निकलेगा नहीं, तो धीरे धीरे एक्यूमुलेट होता रहेगा, इकट्ठा होता रहेगा, और जब अमाउंट ज़्यादा हो जाएगी तो वो एकदम से पॉइजन या फेटल हो जाएगा, जहर बन जाएगा, है ना। लेड पॉइजनिंग यूजुअली अकर ओवर ए पीरियड ऑफ मंथ्स और ईयर्स, ठीक है ना, लंबे समय तक जब वो इकट्ठा होता रहेगा, एक्यूमुलेट होता रहेगा, तब वो ये असर करेगा। इट कैन कॉज सीवियर मेंटल एंड फिजिकल इम्पेयरमेंट, ठीक है ना, मानसिक जो लक्षण है वो आ सकते हैं मानसिक बीमारी के, और फिजिकल आ सकते हैं। यंग चिल्ड्रन आर मोस्ट वल्नरेबल, क्योंकि जो अगर छोटे बच्चे हैं तो उनमें थोड़ा सा अमाउंट भी उनको नुकसान पहुंचा सकता है, ठीक है, तो इसलिए खिलौने ऐसे हों जिनमें लेड वाला कलर ना हो, ठीक है, हैंडमेड हो सकते हैं, या अच्छी क्वालिटी के खिलौने बच्चों को देने चाहिए जो, और या ऐसे दें जो बच्चे मुंह में ना डाल सकें, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। चिल्ड्रन गेट लेड इन देयर बॉडी बाय पुटिंग द लेड कंटेनिंग ऑब्जेक्ट इन देयर माउथ, नॉर्मली जब वो मुंह में लेते हैं इन चीज़ों को तभी उनके अंदर जाता है। टचिंग द लेड एंड देन पुटिंग द फिंगर इन देयर माउथ में ऑल्सो कॉज एक्यूमुलेशन ऑफ लेड। सिर्फ मुंह में लेने से ही नहीं, अगर लेड वाले खिलौने से वो खेल रहे हैं और फिर वो अंगुलियाँ मुंह में ले रहे हैं तो भी ये लेड बच्चों के अंदर जा सकता है, तो बड़ी सावधानी से बच्चों के खिलौने सेलेक्ट करने चाहिए। लेड इज मोर हार्मफुल इन द चिल्ड्रन बिकॉज देयर ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम आर स्टिल डेवलपिंग, ठीक है ना, क्योंकि वो डेवलप ही हो रहे होते हैं और थोड़ी अमाउंट भी उसको नुकसान पहुंचा सकती है। लेड पॉइजनिंग कैन बी ट्रीट कर सकते हैं, बट एनी डैमेज कॉज्ड कैन नॉट बी रिवर्स्ड। ट्रीटमेंट तो इसका हो जाएगा, बट जो मेंटल प्रॉब्लम हो गई एक बार उसको वापस रिवर्स नहीं किया जा सकता, ठीक है ना, तो इसलिए ये काफ़ी सीरियस माना जाता है। साइन सिम्टम क्या होंगे लेड पॉइजनिंग के? एब्डोमिनल पेन होगा, एब्डोमिनल क्रैम्प्स होंगे, ठीक है ना, क्योंकि एक तो मस्कुलर जो एक्शन है इसमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, तो उसके कारण पेट में जो ऐंठन होगी, सीवियर पेन एकदम से आएगा, फिर थोड़ा सा ठीक हो जाएगा, है ना, इस प्रकार की क्रैम्प्स आते हैं। बिहेवियर एग्रेसिव हो जाएगा, ठीक है ना, मेंटल साइन सिम्टम आते हैं ना, तो वो क्या है, एग्रेसिव बिहेवियर, चिड़चिड़ा रहेगा व्यक्ति, है ना। कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, स्लीप डिप प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, नींद नहीं आना, हेडेक हो सकता है कंटिन्यूसली, इरिटेबिलिटी होगी, लॉस ऑफ डेवलपमेंटल स्किल इन चिल्ड्रन, और यदि बच्चे में है तो डेवलपमेंट उसका रुक जाएगा, मानसिक रूप से वो मैच्योर नहीं बनेगा। लॉस ऑफ एपिटाइट होगा, फटीग होगी, थकान ज़्यादा होगी, और बीपी बढ़ा रहेगा, ये एडल्ट एज में बीपी बढ़ेगा। लेड पॉइजनिंग को ट्रीट कैसे करेंगे? द फर्स्ट स्टेप इन द ट्रीटमेंट इज टू लोकेट एंड रिमूव द सोर्स ऑफ लेड। तो सबसे पहले उस पेशेंट के आसपास कहाँ से लेड आ रहा है उसको आइडेंटिफाई करना है और उसको हटाना है, बच्चे के केस में भी और बड़े के केस में भी। अगर मान लो कोई पेंट वाली फैक्ट्री में है तो उससे उसको हटा के दूसरा काम दिलाएं, है ना। कीप द चिल्ड्रन अवे फ्रॉम द सोर्स, वही हो गया कि सोर्स से अवे करना है। इफ़ कैन नॉट बी रिमूव देन इट शुड बी सील्ड। अगर घर में ऐसी जगह है जहाँ से उसको प्रोडक्ट को रिमूव नहीं कर सकते तो उसको सील कर देंगे, या बच्चे से उसको कोई ऑब्स्ट्रक्शन वहाँ लगा दें कि बच्चा वहाँ तक पहुँचे नहीं, है ना। बड़े तो फिर भी समझ जाते हैं, उनको बता देंगे तो। अच्छा, कॉल योर लोकल हेल्थ डिपार्टमेंट फॉर इंफॉर्मेशन ऑन हाउ टू रिमूव लेड, ठीक है ना, या हेल्थ डिपार्टमेंट को भी संपर्क कर सकते हैं कि लेड को कैसे रिमूव कर सकते हैं बॉडी में से, ठीक है ना। दे कैन ऑल्सो हेल्प टू रिड्यूस द लाइकलीहुड ऑफ लेड एक्सपोजर, और वो लोग आपको बता भी सकते हैं कि कैसे लेड एक्सपोजर को कम कर सकते हैं, ठीक है ना। हेल्थ टॉक वगैरह भी दे सकते हैं। इन सीवियर केसेस ए प्रोसीजर इज नोन एज चिलेशन थेरेपी कैन बी यूज्ड। अगर सीवियर केस है तो चिलेशन थेरेपी दे सकते हैं। चिलेशन थेरेपी क्या है? चिलेशन थेरेपी इस टाइप की होती है कि कुछ मेडिसिन उसको दी जाती है
ऐसी मेडिसिन जिसके साथ जो शरीर में लेड है वो बाइंड हो जाता है। वैसे तो लेड निकलता नहीं है एक बार अंदर चला गया तो, बट उसके साथ वो अटैच हो जाएगा और यूरिन वगैरह के साथ वो धीरे धीरे रिमूव हो जाएगा, ठीक है ना। वो भी करवा सकते हैं, डिपेंड करता है कि सीवियरिटी कितनी है। ओके, नेक्स्ट डिसऑर्डर आता है ऑक्यूपेशनल कैंसर, ठीक है ना। कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जो धीरे धीरे कैंसर में परिवर्तित हो सकते हैं, ठीक है ना। ऑक्यूपेशनल कैंसर इज ए कैंसर दैट इज कॉज्ड बाय वर्किंग इन द कार्सिनोजेनिक एनवायरनमेंट। ऐसा एनवायरनमेंट, ऐसी फैक्ट्री, ऐसी इंडस्ट्री जहाँ पर कार्सिनोजेंस यूज़ हो रहे हैं, बन रहे हैं, या उसके अंदर जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उसमें कार्सिनोजन है, तो कैंसर हो सकता है। इसमें कौन कौन से आएंगे? ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर टू केमिकल, डस्ट, रेडिएशन। ये हेल्थ डिपार्टमेंट में भी ये प्रॉब्लम है। जो एक्सरे टेक्नीशियन है उनमें सबसे ज़्यादा ये देखा जाता है ना। हाँ, जो भी रेडिएशन थेरेपी जहाँ देते हैं उनमें भी, और जहाँ पर एक्सरेज हैं वहाँ भी। तो ये एक प्रकार का ऑक्यूपेशनल हैजार्ड है हेल्थ वर्कर्स के लिए, है ना। इसके अलावा कुछ केमिकल्स भी हैं कार्सिनोजन जिनको हम कहते हैं, उनमें के संपर्क में आने से भी जो है कैंसर हो सकता है। कौन कौन से केमिकल हैं? इसमें एनिलीन है, क्रोमेट्स हैं, डाइट्रायोटोल्यूइंस है, आर्सेनिक है, बेरिलियम है, कैडमियम है और निकल है। ये ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनके एक्सपोजर होने से कैंसर हो सकता है। इसके अलावा सिंपल आ जाता है लास्ट में एक्सीडेंट्स एंड इंजरीज, ठीक है। कि कोई मशीन जो मूविंग है, बॉडी पार्ट, कोई मशीन घूम रही है तेज़ी से, उसके संपर्क में आने से, कोई चीज़ गिरने से, ठीक है, या जो कोई जैसे बेल्ट वगैरह चल रहा है उसमें हाथ फंस गया, थ्रेशर्स वगैरह है उसके अंदर चले गए, है ना। तो इस प्रकार के एक्सीडेंट या इंजरी भी ऑक्यूपेशनल थेरेपीज में देखी जाती है, ठीक है ना। स्लिप, ट्रिप, फॉल्स, मसल स्ट्रेन्स, बीइंग हिट बाय फॉलिंग ऑब्जेक्ट, कोई चीज़ गिरी उसके नीचे आ गई, रिपीटेटिव स्ट्रेन इंजरी जो हमने उस मशीन में देखी थी स्टोन क्रशर वाले में, क्रैशेज एंड कोलिजन्स, किसी चीज़ के नीचे दब गए या कोई गाड़ी चला रहे हैं वहाँ एक्सीडेंट हो गया, कट्स एंड लेसिरेशन हो गया, इनहेलेशन ऑफ टॉक्सिक फ्यूम हो गया, एंड एक्सपोजर टू लाउड नॉइज, ठीक है ना। ये अदर डिसऑर्डर्स में देखे जाते हैं, ठीक है। तो ये इतने मेन ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर्स हैं जिनके बारे में हम नॉर्मली स्टडी करते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि इन सब से बचने के उपाय क्या हैं और कैसे हम वर्कर्स को बचाएंगे, क्योंकि ये हमारा काम है, हम उनको हेल्थ टॉक दें जाके कि कैसे हम वो अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं, ठीक है।